अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनेबल अ टीचर टू। ह्यूमन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में टीचर को क्यों जानना चाहिए? ऑप्शन देखिए, गेन कंट्रोल ऑफ लर्नर्स इमोशन वाइल टीचिंग, पढ़ाते समय बच्चे के इमोशंस को कंट्रोल कर सके। बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर, क्लियर होना चाहिए टीचर को कि बच्चे अलग अलग प्रकार के होते हैं। डाइवर्स लर्नर मतलब उनके सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। टेल स्टूडेंट्स हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर लाइफ्स, बच्चों को बताना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। या प्रैक्टिस हर टीचिंग इन एन अनबाइज्ड वे, तो टीचर को ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग क्यों होनी चाहिए, ताकि वो पता लगा सके ना, जब वो पढ़ा रहा है तो अलग अलग तरह के बच्चे बैठे हैं। डाइवर्स लर्नर मतलब कोई स्लो लर्नर है, कोई एवरेज है और कोई इंटेलिजेंट है यानी स्मार्ट लर्नर है, जल्दी आसानी से सीख जाता है। तो उसको पढ़ाते वक्त ये पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के बच्चे होते हैं, कैसे कैसे लर्नर होते हैं, ठीक है, और कैसे उनकी ग्रोथ होती है या कैसे वो डेवलप करते हैं। बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को डेस्क के योग्य बनाती है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में समझता। द फॉलोइंग स्किल्स आर इन्वॉल्व इन इमोशनल इंटेलिजेंस। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? छोड़कर। तो क्या क्या चीज़ें छोड़ देनी चाहिए आपको जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस कर रहे हो, यानी बच्चों के भावनात्मक बुद्धि से संबंधित पढ़ा रहे हो। अवेयरनेस ऑफ इमोशंस, आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के अंदर इमोशंस हैं, तो आप उन्हें हर्ट ना करें, ऐसा कुछ ना बोलें। कई बार हम बोल देते हैं आप तो नालायक ही हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो बच्चा हर्ट हो जाता है। तो इसके इमोशंस की भी कदर करें। किसकी कदर नहीं करनी है? एक्सेप्ट पूछा। मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, आपको आना चाहिए अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना और बच्चे के इमोशंस को भी। एमिकेबल रिलेशन विद क्लास फेलो, एमिकेबल क्या होता है? फ्रेंडली। क्या होता है? फ्रेंडली। फ्रेंडली तो आपको पता ही है, मित्रता, दोस्ती, ठीक है। तो आपको अपने क्लास फेलोज के साथ रिलेशंस भी अच्छे बनाने चाहिए। क्रिटिसाइज ऑफ इमोशंस, भावनाओं की आलोचना, इमोशंस जो हैं वो सभी में होते हैं, आपको उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उनकी आलोचना, आपको इमोशंस की आलोचना नहीं करनी चाहिए। एक्सेप्ट ही पूछा है, एक्सेप्ट का मतलब है छोड़कर या नोट, इस चीज़ को आपको नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन, जो भी आपको इंफॉर्मेशन सूचना दी है उसको जब आप एनालाइज कर रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो, तो उसमें कॉग्निटिव का क्या मतलब है? आपके पास कॉग्निटिव नॉलेज है। देख, टीचिंग डोमेन्स 3 टाइप्स के होते हैं। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर्स। कॉग्निटिव में क्या है? जब आप दिमाग से कुछ याद कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ आपके दिमाग में नॉलेज जा रही है। अफेक्टिव क्या है? सिर्फ आपके अंदर इमोशंस जा रहे हैं। और साइकोमेटर क्या है? कि आप अपने हाथ पैर भी चला रहे हो, दिमाग भी चला रहे हो, कुछ ऐसा सीख रहे हो, जैसे कि तैरना सीख रहे हो, ठीक है, ड्राइविंग सीख रहे हो, डांस सीख रहे हो। तो अब यही पूछ रहा है कि जब कॉग्निटिव, तो आप एनालाइज करोगे तो क्या कर रहे हो, दिमाग से क्या करोगे? किसी की पहचान कर रहे हो, क्लासीफाई या डिस्क्राइब या डिफ्रेंशिएट, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, माइंड लगा रहे हो कि इसमें क्या अंतर है, ठीक है। एनालाइज तो यही करते हो ना, अलग अलग छांट के पहचान करना। विश्लेषण कर रहे हो ना, तो अलग ही तो कर रहे हो। एनालाइज का मतलब क्या होता है कि टुकड़ों में चीज़ों को बांट देना, जैसे कि एक पैसेज है या पोयम है, उसकी एक एक लाइन को छान के अच्छे से पढ़ना, यही होता है ना। तो अब आप याद कैसे रखोगे? कॉग्निटिव मतलब सी डी तो आपको याद है, चाइल्ड डेवलपमेंट भी याद रखते हो आप, तो सी फॉर कॉग्निटिव, डी फॉर डिफरेंशिएट। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अ स्टूडेंट इज एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब एक बच्चा है वो गुस्से में है। इन इज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज पीयर, पीयर कौन होता है? उसके सहयोगी या उसके सहपाठी या उसके क्लास के बच्चे। डज नॉट कन्फॉर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द स्कूल, और वो स्कूल की जो बातें हैं ना उनको भी नहीं फॉलो कर रहा, रूल्स को, ठीक है। नॉर्म्स एक तरह से आपके रूल्स होते हैं, स्कूल के रूल्स को भी नहीं मान रहा है, ठीक है। स्टूडेंट, दिस स्टूडेंट नीड हेल्प इन, इस बच्चे को क्या जरूरत है, क्या करोगे आप इसके साथ? कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन्स, अफेक्शन डोमेन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। क्या इसमें दिमाग नहीं है? क्या ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है इसको, जो ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहा और बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा? ऐसी तो बात नहीं है।
सीखना या अचीवमेंट की तो कोई बात ही नहीं है। साइकोमोटर, क्या आप इसे डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग कुछ ऐसा सिखा रहे हो जिसमें हाथ पैर भी क्रिया हो और ज्ञान नॉलेज की भी जरूरत हो? ऐसा भी ये कुछ नहीं कर रहा है। ये गुस्सा कर रहा है, और गुस्सा किसका पार्ट है? इमोशंस का। और मैंने अभी बताया आपको ने इससे पिछले क्वेश्चन में, इमोशंस की बात जब भी आ जाएगी, जब भी इमोशंस की बात आ जाएगी, गुस्सा करना या बिहेवियर करना, ये सब किस में आ जाएगा? अफेक्टिव डोमेन में। हिंदी में देख सकते हैं, एक बच्चा है और अपने ही बिहेवियर से, वो अपने स्टूडेंट्स जो उसके साथ के हैं उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं कर रहा है और ना ही स्कूल के रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो उसको किसकी ज़रूरत है? भावनात्मक क्षेत्र की सहायता की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल प्रिडिक्ट फॉर द कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। जब आप किसी का कंटिन्यूस, लगातार किसी का इवोल्यूशन कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो, देख रहे हो, तो किस लॉजिक पे कर रहे हो? असेसिंग मोर देन वन एक्सपेक्ट ऑफ लर्निंग। आप उसके सीखने के सभी पक्षों को देख रहे हो कि वो सब एक्सपेक्ट होते हैं, आप उसके पहलू, उसे हर नज़रिए से देख रहे हो। नज़रिया यानी आप बच्चे को जब भी असेस कर रहे हो तो हर नज़रिए से कर रहे हो। ये मैक्सिमाइजिंग द असेसमेंट अपॉर्चुनिटी, या बार बार आप असेसमेंट, एक तरह से टेस्ट, कि आपको मौके मिल रहे हैं उसके हर बार टेस्ट लेने का। या फिर नेक्स्ट देखिए, प्रमोटिंग द होलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। जो ह्यूमन है उसकी पर्सनैलिटी में वो किस तरह से प्रमोट करता है या विकास करता है। ठीक है, यही देखना चाह रहे हो ना इवैल्यूएशन करके, कि पहले वो मान लो 30 नंबर लाता था, अब 40 लाने लगा, अब 50 लाने लगा, तो एक इम्प्रूवमेंट पॉजिटिव हो रही है। इंक्रीजिंग द बर्डन ऑन टीचर, शिक्षक पे बोझ बढ़ा रहे हो आप, ये काम करके अपना ही काम बढ़ा रहे हो। आप किसी बच्चे का इवैल्यूएशन करके लगातार इवैल्यूएशन इसलिए कर रहे हो कि अपना काम बढ़ा रहे हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमोटिंग द होलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। आप ये देख रहे हो कि भाई इंसान का नेचर कैसा है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में सीधे टॉप पे पहुंच जाओगे, वो धीरे 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 ग्रो करता है, लगातार कुछ ना कुछ गलतियों से सीखता रहता है, सुधार करता रहता है। तो वही है प्रमोटिंग द होलिस्टिक नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। हिंदी में देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक अंकन या आधार क्या है? मानव व्यक्तित्व की समय प्रकृति, ह्यूमन पर्सनैलिटी की समय प्रकृति। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिफिकल एलिमेंट्स बिटवीन ऑलरेडी लर्न स्किल्स एंड न्यू स्किल्स रिजल्ट इन। पहले जो आप सीख चुके हो, जो भी कोई आपने स्किल सीखी है, और नया कुछ सीख रहे हो, नए कौशल, ठीक है, नई स्किल्स, उनमें एक समान चीज जो बिल्कुल सेम हो रही है, उपस्थिति है, एक ही फैक्टर प्रेजेंस है, तो उसका परिणाम क्या होगा? आपने क्या नेगेटिव ट्रांसफर किया है, कुछ जनरलाइज ट्रांसफर किया है, जीरो ट्रांसफर या पॉजिटिव ट्रांसफर? तो जो आप पहले सीख चुके हो, ऑलरेडी लर्न स्किल, उसी के बेस पे आप नई चीज़ों को जोड़ रहे हो, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र हुआ ना, कि पहले मुझे थोड़ा आता था और उसके ज्ञान के बेस पे मैंने और थोड़ा सीख लिया। दिस इज़ पॉजिटिव। ऐसा तो नहीं आता और अब मैंने बिल्कुल कम ही सीखा है, पहले मैं ज़्यादा सीखता था, तो ये नेगेटिव ट्रांसफ़र हो जाएगा। पहले मेरे को ज़्यादा कुछ आता था और अब मैं कुछ भी नहीं सीख रहा हूँ, तो ये ज़ीरो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको क्या सीखना है? आपको ये है कि पहले मुझे आता था जितना, उससे मैं ज़्यादा सीख रहा हूँ। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि मेरे अंदर क्या हो रहा है? पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो रहा है, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। हिंदी में देख सकते हो, पहले सीखे हुए को नए सीखे हुए से क्या हो रहा है? सकारात्मक अंतरण। नेक्स्ट देखिए, लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सो अ टीचर शुड। जो विद्यार्थी है, लर्नर कौन है यहाँ पे? आपका स्टूडेंट। स्टूडेंट इंडिविजुअल, उसके अंदर विभिन्नता पाई जाती है, हर बच्चा आपका अलग है। आप मान लो आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और हर बच्चा अलग अलग है, तो आप बताओ कि आप एज अ टीचर क्या करोगे, क्या करना चाहिए? प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, कि आप अपने जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, आपको अनुभव है, तो अलग अलग बच्चे की पर्सनैलिटी के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार उनको अलग अलग नॉलेज प्रोवाइड करोगे। एंड फॉर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कह दोगे नहीं मैं जो पढ़ा रहा हूँ सभी वही पढ़ लो। इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट, बार बार उनके टेस्ट लेते रहोगे। इंसिस्ट ऑन यूनिफॉर्म पेक ऑफ लर्निंग, और उन पे ना जोर डालोगे। इंसिस्ट मतलब उन पे जोर डाल रहे हो आप, कि एक समान गति पर बल दोगे, मतलब आप जोर डाल रहे हो कि जो भी वो सीख रहे हैं ना, एक ही सेम स्पीड में सीखे। अच्छा, आपने देखा होगा ना, कोई स्लो लर्नर होता है, मान लो आप अपने ही घर में बच्चों को पढ़ाते हो, तो वो 10 का टेबल, 20 का टेबल तो कई दिन में याद करता है। एक होता है फास्ट लर्नर, फास्ट लर्नर
वो बच्चा 2 मिनट के अंदर आपकी टेबल को याद करके सुना देता है, ठीक है। एक है एवरेज लर्नर, वो ज़्यादा ले रहा है लेकिन फास्ट वाले से कम टाइम ले रहा है। तो अब आप क्या करोगे, आप ये कह दोगे मैंने अभी बोला है कि 2 मिनट में सभी सुनाओ, और जो बच्चे नहीं टेबल सुना रहे आप उनको जल्दी काम करके दे देता, आप उसको भी आंखें दिखा रहे कि इतनी जल्दी क्यों किया। ऐसा नहीं है। टीचिंग का मतलब ये है, आपको पता होना चाहिए कि हर बच्चे की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग अलग उसके एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। Knowledge of this will be most significant for a teacher dealing with the class comprising students of mixed age group. Mixed age group के बच्चे, मान लो 10 साल का बच्चा, 11 साल का, 12 साल का, इस तरह के आपके बच्चे बैठे हुए हैं एक क्लास में, ठीक है। अब देख सकते हो इस एज के 5वीं क्लास में बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अब आपको एज अ टीचर किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, बच्चों के बारे में, कि उनका कल्चर बैकग्राउंड कैसा है, ये पता लगाना है आपको। या डेवलपमेंट स्टेज कैसा है, कि बच्चा स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है या एवरेज लर्नर है, ये पता लगाओगे। ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स, या ये पता लगाओगे एज ए टीचर कि उन बच्चों के पेरेंट्स क्या काम करते हैं। आप ये सोच लोगे कि डॉक्टर का बच्चा है तो अच्छा होगा, टीचर का बच्चा है तो पढ़ने में अच्छा होगा, आप ये सोच रहे हो। या फिर मजदूर का बच्चा है, लेबर का बच्चा है तो वो पढ़ने में नालायक होगा, आपकी ये सोच है। या सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, या आप ये देख रहे हो कि पुअर का बच्चा है तो लूज़र होगा या स्लो लर्नर होगा, रिच फैमिली से है तो अच्छा होगा, ठीक है, एवरेज होगा या फास्ट लर्नर होगा, ये सोच रहे हो। तो क्या सोच होनी चाहिए आपकी, क्या सिग्निफिकेंट होना चाहिए एज अ टीचर। तो डेवलपमेंट स्टेजेस, आपको बच्चे के डेवलपमेंट स्टेज पता होना चाहिए कि वो कैसा लर्नर है। स्लो लर्नर है तो आप धीरे धीरे आप उसे उसकी नीड के अकॉर्डिंग कम करके पढ़ाओगे। फास्ट लर्नर है तो उसको ज़्यादा काम दे सकते हो, क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी और वो सेटिस्फाइड तभी होगा जब वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी बच्चे के कल्चर से, उसके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन और उसके सोशल बैकग्राउंड से टीचर का कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट स्टेज। ऐसा तो नहीं है या आप उनको जोर डाल रहे हो, नहीं, सभी बच्चे अभी की अभी मेरे को सुनाओ, ठीक है। एक ही स्पीड होनी चाहिए, जो बच्चा जल्दी काम करके दे देता आप उसको भी आंखें दिखा रहे कि इतनी जल्दी क्यों किया। ऐसा नहीं है। टीचिंग का मतलब ये है, आपको पता होना चाहिए कि हर बच्चे की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग अलग उसके एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नॉलेज ऑफ डैश विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर अ टीचर डीलिंग विद द क्लास कंपेरिजन स्टूडेंट्स ऑफ मिक्स एज ग्रुप। मिक्स एज ग्रुप के बच्चे, मान लो 10 साल का बच्चा, 11 साल का, 12 साल का, इस तरह के आपके बच्चे बैठे हुए हैं एक क्लास में, ठीक है। अब देख सकते हो इस एज के 5वीं क्लास में बच्चे बैठे हैं, ठीक है। अब आपको एज अ टीचर किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, बच्चों के बारे में, कि उनका कल्चर बैकग्राउंड कैसा है, ये पता लगाना है आपको। या डेवलपमेंट स्टेज कैसा है, कि बच्चा स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है या एवरेज लर्नर है, ये पता लगाओगे। ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स, या ये पता लगाओगे एज ए टीचर कि उन बच्चों के पेरेंट्स क्या काम करते हैं। आप ये सोच लोगे कि डॉक्टर का बच्चा है तो अच्छा होगा, टीचर का बच्चा है तो पढ़ने में अच्छा होगा, आप ये सोच रहे हो। या फिर मजदूर का बच्चा है, लेबर का बच्चा है तो वो पढ़ने में नालायक होगा, आपकी ये सोच है। या सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, या आप ये देख रहे हो कि पुअर का बच्चा है तो लूज़र होगा या स्लो लर्नर होगा, रिच फैमिली से है तो अच्छा होगा, ठीक है, एवरेज होगा या फास्ट लर्नर होगा, ये सोच रहे हो। तो क्या सोच होनी चाहिए आपकी, क्या सिग्निफिकेंट होना चाहिए एज अ टीचर। तो डेवलपमेंट स्टेजेस, आपको बच्चे के डेवलपमेंट स्टेज पता होना चाहिए कि वो कैसा लर्नर है। स्लो लर्नर है तो आप धीरे धीरे आप उसे उसकी नीड के अकॉर्डिंग कम करके पढ़ाओगे। फास्ट लर्नर है तो उसको ज़्यादा काम दे सकते हो, क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी और वो सेटिस्फाइड तभी होगा जब वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी बच्चे के कल्चर से, उसके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन और उसके सोशल बैकग्राउंड से टीचर का कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट स्टेज। नेक्स्ट देखिए, फॉर एन intrinsically motivated students reward are not at all required, कि अगर कोई बंदा अंदर से ही मोटिवेटेड है तो आप उसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं दोगे, उसको कभी भी ज़रूरत ही नहीं है किसी भी नाम की। भाई यही बात कहना चाह रहे हो कि पुरस्कार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। या बी, एक्सटर्नल रिवॉर्ड आर नॉट इनफ टू कीप हिम और हर मोटिवेट, सिर्फ बाहर बाहर का रिवॉर्ड ही उसके लिए इनफ नहीं है। या द लेवल ऑफ मोटिवेशन इज लोअर देन एन एक्सटर्नली मोटिवेट स्टूडेंट,
या देयर इज़ नो नीड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, या उसको फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई बंदा अपने आप से ही मोटिवेशन है तो ऐसा तो नहीं है आप उसे पढ़ाना ही छोड़ दोगे या उसको कोई कभी भी रिवॉर्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, या फिर आप उसकी तुलना ही करते रहोगे, तो वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड आर नॉट इनफ टू कीप हिम हर मोटिवेशन। भाई ये हो सकता है कि उसको बाहरी रिवॉर्ड उसके लिए इनफ नहीं है, लेकिन हाँ उसको एप्रिसिएशन तो चाहिए ना आपसे कि बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप इट अप। ये असाइंस डिफरेंट टास्क टू द स्टूडेंट्स, अलग अलग बच्चों को अलग अलग काम दे रही टीचर। ही सी बिलीव्स दैट, कोई भी मेल या फीमेल टीचर है वो क्या बिलीव कर रहा है, स्टूडेंट डू नॉट लाइक असाइनिंग सेम वर्क टू ऑल द स्टूडेंट्स, कि जो बच्चे हैं वो एक जैसा काम पसंद नहीं करते, या इट प्रमोट्स कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स, या बच्चों में कंपटीशन दे रहा है, या देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग स्टूडेंट्स, या उसको पता है कि जो हर बच्चा है वो अलग है, ठीक है, इसलिए उसने अलग अलग काम दिया है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। द स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू कॉपी ईच अदर, या बच्चे कॉपी नहीं करना चाहते। तो देखिए समझदार वही है जिसको टीचर को पता है कि ऑल स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, उसी के अनुसार उनको काम दिया जा रहा। सी इज द, हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत अंतर होता है इसीलिए अलग अलग कार्य दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर, जो बाल केंद्रित शिक्षा है, जो बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है, उसका समर्थन निम्न में से किस विचारक के द्वारा किया जाता है। विचारक मतलब जो फिलोसफर थे, जो थिंकर थे, जिन्होंने ये रूल बनाए कि हमें चाइल्ड एजुकेशन देनी है, तो कौन थे वो। तो बहुत ही सिंपल है, याद रखना, सी फॉर चाइल्ड, चाइल्ड के बारे में सोच रहे हैं, और सी फॉर चार्ल्स डार्विन, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर चार्ल्स डार्विन, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर चार्ल्स डार्विन, डार्विन, ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए, when a child gets bored while doing a task it is a sign that, अगर एक बच्चा काम करते वक्त बोर हो रहा है तो क्या शो हो रहा है, द टास्क में हैव बिकम मैकेनिकली रिपीटेड, कि वो काम बार बार रिपीट हो रहा है जिसकी वजह से बच्चा बोर हो रहा है। द चाइल्ड इज नॉट इंटेलिजेंट, बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, चाइल्ड इज नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग, बच्चा सीखने के लिए लायक नहीं है, ये चाइल्ड नीड टू बी डिसिप्लिन, बच्चे को डिसिप्लिन चाहिए। देखिए अगर कुछ चीज़ बार बार रिपीट होती है ना तो आप भी मशीन की तरह ऊब जाते हो, कई बार आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो। मैं जो ये पढ़ा रही हूँ ना केवीएस में टीचिंग एप्टीट्यूड, आप कई सालों से पढ़ रहे हो, 4 साल बाद वैकेंसी निकली है तो आपको सब कुछ आता है, मैं बस आपको शॉर्ट मेथड बता रही हूँ कि आप कैसे याद रख सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए मैकेनिकल रिपीटेशन जब भी होगा तो बच्चा तो बोर होगा ही, बच्चे क्या हम भी बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टास्क में हैव बिकम मैकेनिकल रिपीटेड। हिंदी में देख सकते हैं, बच्चा उब रहा है, इस बात का संकेत है कि कार्य बार बार हो रहा है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस, अगर अच्छे से पढ़ाई हो रही है तो उसमें कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, पंक्चुअलिटी, एग्जिबिटेड बाय टीचर स्टूडेंट दोनों समय पे आए, पाबंदी, ठीक है, समय पे आए, टाइम पे स्कूल में आए, मास्टरी ऑफ कंटेंट ऑफ द टीचर, की जो टीचर है वो मास्टर है अपने ही सब्जेक्ट में, अपने ही चीज़ को पढ़ाने में वो बिल्कुल मास्टर है, मास्टरी हासिल की हुई है, यानी ठीक है डिग्री है उसके पास, सारी चीज़ नॉलेज है उसको। टीचर स्टूडेंट डायलॉग, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, बस सिलेबस को टाइम पे करा देता है। तो देखो यहाँ पे ना उसने टीचिंग प्रोसेस पूछा है, अगर सिर्फ वो टीचर के बारे में पूछता तब तो आप ये कह देते कि हाँ मास्टरी ऑफ द कंटेंट बाय द टीचर, लेकिन टीचिंग प्रोसेस कब पूरा होगा, या टीचर की बात नहीं कर रहा, टीचिंग प्रोसेस कब पूरा होगा, जब वहाँ पे बच्चे टीचर के साथ स्टूडेंट भी होगा और उसको समझ भी आ रहा होगा, उन दोनों के बीच में जो बातें हो रही हैं, बातें कब होंगी, जब टीचर को इंटरेस्ट है बच्चे को पढ़ाने में और बच्चा भी इंटरेस्ट ले रहा है पढ़ने में, तभी तो डायलॉग होगा। अगर टीचर अपनी तरफ से लेक्चर देते ज़रा बच्चा बोर हो रहा है तो वो बोलेगा ही नहीं, पैसे बैठा रहेगा, एक्टिव होगा ही नहीं, और बच्चा जब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, समझ में आ रहा है, तभी टीचर स्टूडेंट्स डायलॉग होंगे, वो इंटरेस्ट ले रहा है टीचर से कुछ। अभी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद। नेक्स्ट देखिए, द एम ऑफ रिमीडियल टीचिंग इज, जब बच्चे को आप एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हो, रिमीडियल क्लास दे रहे हो, तो उसका मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड पुपिल्स यूनिक्यूनेंस इन लर्निंग, बच्चे की एबिलिटी को समझना, उसकी परफॉर्मेंस को समझना, ठीक है, तब उसे सिखाना, या रिटेनिंग द पुपिल होता है यहाँ पे बेटा विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर लॉन्गर स्कूल्स आवर, घंटों तक आप उसे स्कूल में लेके बैठे हो, पढ़ लो, ठीक है, ये सब, या फिर उसे एक्स्ट्रा कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हो जो कंपटीशन है उसके लिए, कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है,
रिड्यूस द बर्डन ऑफ पेरेंट्स इन गेटिंग देयर चिल्ड्रन होमवर्क डन, कि पेरेंट्स पे बर्डन डाल रहे हो, जाओ बच्चों को ये होमवर्क करा देना। तो आप एज ए टीचर सोचिए, आप किस लिए उसे रिमीडियल दे रहे हो। आप रिमीडियल इसीलिए दे रहे हो ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ना बच्चे की परफॉर्मेंस को, कि उसको कितना आता है, और जहाँ वो वीक है उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए वहीं रिमीडियल आप उसे दे रहे हो बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग। देखिए, उपचारात्मक शिक्षा क्या है, कि वो विद्यार्थी के सीखने और उसके परफॉर्मेंस करने के संबंधी विशेषताओं की समझना। ब्रेक टॉयज एंड dismantles them to explore their components. What would he do? एक इरफान नाम का लड़का है, अपने खिलौनों को तोड़ता है और उसमें एक्सप्लोर करता, ढूंढता है कि उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो वो क्या है। नेवर लेट इरफान प्ले विद टॉय। तो आप क्या करोगे, बच्चे को कभी खिलौना ही नहीं दोगे वो खेल सके। ऑलवेज कीप अ क्लोज वॉच, उस पर हमेशा नजर रखोगे या इंकरेज करोगे हिज इंक्विजिटिव नेचर, कि उसकी जो जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है कि खिलौने के अंदर क्या है, एंड चैनलाइज हिज एनर्जी। तो आप उसकी जो जिज्ञासा है, स्वभाव है उसका, क्यूरियोसिटी का, उसको एक सही डायरेक्शन में उसको लगा दोगे। या फिर उसको मेक हिम अंडरस्टैंड दैट टॉय डज नॉट टू बी ब्रोकन, कि उसको समझाने बैठोगे बच्चे को कि नहीं, खिलौना नहीं तोड़ना चाहिए। क्या वो समझेगा? तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना, उसके अंदर जो एनर्जी है, उसका जो क्यूरियस, उसके अंदर जो जिज्ञासा है, ठीक है, उसको कहाँ कर दोगे, उसको ऐसी सही डायरेक्शन में लगा दोगे, सही काम उसको ऐसा दे दोगे जिसमें वो उसको कर। द नेशनल पॉलिसी, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एनविसेज एजुकेशन इज, इन्वेस्ट है, रिटर्न है, नेशनल प्रोग्राम है, सोशल प्रोग्राम है। क्या है जो आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है 1986 में, वो क्या है, वो देश का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट